प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में डबल इंटीग्रेशन शुरू किया था और डबल इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ये समझा था कि हम लोग कैसे किसी भी डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स को फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रेशन के क्या मीनिंग होते हैं, डबल इंटीग्रेशन से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, उसके फिजिकल और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डबल इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स। उसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि वो प्रॉब्लम्स जिनमें की लिमिट्स डायरेक्ट नहीं दी जाती हैं और लिमिट्स के लिए यानी कि ये कहें कि जिस रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन करना है उस रीजन के लिए आपको क्या हिंट किया जाता है, तो उस रीजन की मदद से कैसे हम लोग किसी भी डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड करते हैं, ये हम लोग बेसिकली आज सीखेंगे। ठीक है ना। लेकिन वहां पर जाने से पहले हम लोग पहले इन दो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। और ये दो इंटीग्रेशन है जिसमें कि पहला है 0 to 2 integration 0 to 2 0 to 1 x square plus y square dx dy, and second integral is 0 to 1 0 to x square exponential y by x dy dx। इसमें से एक इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट है, दोनों ही लिमिट्स कांस्टेंट है, और दूसरे इंटीग्रल की लिमिट जो है वो एक कांस्टेंट है और दूसरी जो लिमिट है 0 to x square यानी कि ये y की लिमिट्स है। ओके, अगर x के टर्म्स में कोई भी लिमिट दी हुई है तो वो जो भी लिमिट होगी वो y वेरिएबल की होगी। इस बात का आप ध्यान रखें किसी भी डबल इंटीग्रेशन में। तो हमें y की लिमिट्स दी हुई है 0 to x square, x की लिमिट दी है 0 to 1 और हमें इन्हें सॉल्व करना है। और आप ये जानते हैं कि जिस वेरिएबल की लिमिट x के या y के टर्म्स में दी हुई होती है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है। तो चलिए आइए जरा हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ 1 करते समय आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिमिट्स हैं इस लिमिट्स का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि जब कांस्टेंट लिमिट होती हैं और अलग अलग लिमिट हो तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि कौन सी लिमिट x की है और कौन सी लिमिट y की है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर dx पहले लिखा हुआ है तो ये जो अंदर वाली लिमिट है ये होगी x की। किसकी होगी? ये होगी लिमिट x की। तो दिस इज द लिमिट ऑफ x एंड दिस इज द लिमिट ऑफ y, क्योंकि dy बाहर है। तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं कुछ इसी तरह से। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 x square plus y square dx dy is equals to integration 0 to 2, okay, and bracket 0 to 1 x square y square dx, okay, and this dy। ठीक, ये dx ये x की लिमिट्स अंदर आ गई and this is equals to, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, this become x cube, sorry it's a 0 to 2 x cube by 3 and plus y square into x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा बच्चों? y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ओके, dy। और ये लिमिट 0 to 1, जब x की जगह हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट पे ये 1 और ये भी 1 और लोअर लिमिट पे जब 0 रखेंगे तो दोनों 0, यानी लोअर लिमिट पे कुछ नहीं मिलेगा, अपर लिमिट पे हमें क्या मिलेगा? 1/3 plus y square। So this is equals to integration 0 to 2 1/3 plus y square dy। और अब आइए जरा इंटीग्रेशन कर देते हैं इसे y के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिलेगा बच्चों y/3 प्लस y क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट आएंगी बच्चों 0 to 2। एंड जब इसमें आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम 2/3 एंड इट बिकम 4 8/3, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इट बिकम 10/3। सो दिस इज द आंसर, राइट। और क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन है और ये फंक्शन जो था वो कांस्टेंट नहीं था, तो ये जो आंसर आया है दैट इज द वॉल्यूम। क्या है ये आंसर? एक वॉल्यूम है। और किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है इन लिमिट्स से जो रीजन बनेगा उस रीजन और इस सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बाउंडेड, यानी रीजन के ऊपर और सरफेस के नीचे जो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा ये वो है। ठीक, सो इस वॉल्यूम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अ यूनिट क्यूब, है ना, यूनिट क्यूब में भी लिख सकते हैं।
एंड अगर हम इन लिमिट्स को ग्राफ पर देखना चाहें कि बेसिकली ये जो लिमिट्स हैं 0 to 2 एंड x 0 to 1, ये लिमिट्स एक्चुअल में बनाती क्या है, मतलब कि ये लिमिट्स किसे रिप्रेजेंट करती हैं, जो रीजन है वो कैसा रीजन है। तो क्योंकि ये जो लिमिट है बच्चों वो x की थी, x is equals to 0 to x is equals to 1, और ये लिमिट y की है, y is equals to 0 to y is equals to 2, और दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है। और अगर हम लोग xy प्लेन पे देखें इन लिमिट्स को, तो xy प्लेन पर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो x की लिमिट 0 to 1 मतलब कि x is equals to 0 to, suppose that this is 0 to 1, okay, this is x is equals to 1 and y is equals to 0 to 2, यानी कि y की लिमिट भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया बच्चों ये x is equals to 1 और x is equals to 0, now y is equals to 0 to y is equals to 2, तो it means that कि y is equals to 2, मतलब y is equals to 2 यहाँ कहीं पर रहा होगा like that, तो this is the y is equals to 2, और y की लिमिट के लिए हम लोग ये पैरेलल स्ट्रिप बना देते हैं, राइट, और यहाँ पर आपको ये जो रीजन दिख रहा है जिसकी कोऑर्डिनेट होंगे 1 2 ये वाला, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजन है दैट इज द रेक्टेंगल जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 2, ठीक है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 1, समझ में आई स्टूडेंट। तो एक्चुअल में एक्स वाई प्लेन में इन लिमिट से जो रीजन बन रहा है दैट रीजन इज द रेक्टेंगल जिसकी चौड़ाई है 1 और लंबाई है 2, थोड़ा सा ग्राफ में लंबाई मैंने कम रखा है बिकॉज ऊपर जगह नहीं थी, बट दैट लेंथ इज 2, ठीक है ना, और y की लिमिट के लिए हम पैरेलल टू स्ट्रिप, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर अब स्ट्रिप के कोई मीनिंग नहीं रह जाते हैं, आप चाहे तो यहाँ ले लें y एक्सिस पे, चाहे पैरेलल टू y एक्सिस ले लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट लिमिट के केस में, ओके, और किसी में नहीं। तो जब भी कांस्टेंट लिमिट होंगी स्टूडेंट किसी भी इंटीग्रल की, तो दैट कांस्टेंट लिमिट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ व्हाट, इट रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगल, राइट, इट रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगल। सो ये तो वो बच्चों इस क्वेश्चन की मीनिंग। अब आइए जरा हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि व्हाट दैट क्वेश्चन रिप्रेजेंट। चलिए इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लिमिट्स हैं ये लिमिट्स किसकी हैं, दीज आर द लिमिट्स ऑफ y, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन यहां पर मैं ये चीज बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि अगर ये जो ऑर्डर है ये dx पहले लिखा होता और dy पहले लिखा होता, तब भी इस ऑर्डर से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लिमिट कांस्टेंट ना होकर किसी एक वेरिएबल की वेरिएबल के टर्म्स में होती हैं, तो वहां पर लिमिट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना, वहां पर ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है फिर। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिट ऑफ y एंड द integration will perform with respect to y first because the limit of y is given in terms of x, clear। तो आगे बढ़ते हैं, this is equals to integration 0 to 1, हम इसको बाहर कर देते हैं 0 to x square e to the power y upon x dy, है ना, करेक्ट, dy dx। नाउ हमें इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में और x कांस्टेंट रहेगा उस केस में, तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा बच्चों दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 और e टू द पावर y upon x का इंटीग्रेशन e टू द पावर y upon x और डिवाइड में आएगा 1 upon x, ठीक है ना, इट्स 0 to x square dx। अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि 1 by x कैसे आया, तो इट्स वेरी इजी। अगर मान लो कि हमें इंटीग्रेशन e टू द पावर y upon 2 करना होता, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, इट्स e टू द पावर y upon 2 और डिवाइड में लिखते हैं 1 upon 2, क्योंकि जो भी y का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो यहाँ पर क्योंकि x जो है वो कांस्टेंट की तरह है और 1 upon x है, तो ये 1 upon x डिवाइड में है, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 और ये x को आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक, और यहाँ पर बच्चों आप लिमिट लगाएंगे, तो इट्स व्हाट, अपर लिमिट लगाएंगे, यानी जब y की जगह x लिखेंगे तो इट्स e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x, तो e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x माइनस लोअर लिमिट यानी x y की जगह 0, तो e टू द पावर 0 इज 1, इट्स dx। एक x से एक x कैंसिल और x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट्स 0 to 1 x e टू द पावर x माइनस x dx। नाउ
अब आइए जरा इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो दो इंटीग्रेशन बन गए बच्चों, इट्स 0 to 1 x e to the power x dx एंड माइनस 0 to 1 x dx। ये तो आसानी से हो जाएगा, इसमें हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, या आप बाय पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बाय पार्ट को ही जब एक्सटेंड करते जाते हैं तो वो चेन रूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए जरा यहाँ पर हम लोग बाय पार्ट यूज करते हैं। तो इट्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन means it's 1 and integration of second dx and minus different integration of this one means x square upon 2 and limit 0 to 1। और यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो अपर लिमिट पे मिलेगा हमें e to the power 1 एंड लोअर लिमिट पे मिलेगा हमें इस x के कारण 0 माइनस e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x एंड लिमिट 0 to 1 एंड माइनस इट्स जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपर लिमिट पे तो मिलेगा बच्चों 1/2 और लोअर लिमिट पे 0। और यहाँ पर जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट्स e एंड ये माइनस अपर लिमिट पे तो मिलेगा बच्चों e raised to the power 1 एंड माइनस e to the power 0 मतलब 1 एंड ये माइनस 1/2। तो लुक स्टूडेंट, ये e और ये e कैंसिल एंड दिस वन इज द प्लस 1 माइनस हाफ यानी कि 1 माइनस हाफ तो इज इक्वल्स टू 1/2। और ये जो आया है ये भी क्या है, इट्स अ वॉल्यूम, बिकॉज ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं था और ये है कोई रीजन xy प्लेन में, तो इट्स अ 1/2 यूनिट क्यूब। ठीक, अब नाउ स्टूडेंट, अगर आप इन लिमिट्स से जो रीजन क्रिएट हो रहा है xy प्लेन में उस रीजन को देखना चाहते हैं तो हम इन्हें प्लॉट करके भी देख सकते हैं ग्राफ कि ये एक्चुअल में जो रीजन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, दिखने में कैसा है xy प्लेन पे। तो आइए जरा इन लिमिट्स को प्लॉट करें। तो आप देख रहे हैं कि x की लिमिट्स तो है क्या, लिमिट्स x is equals to 0 to 1 है, ओके 0 to x is equals to 1 and y is equals to 0 to y is equals to x square। ना अब आप इन्हें ग्राफ पर अगर प्लॉट करें बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, लुक x is equals to 0 यहां होता है, x is equals to 0 to x is equals to 1, this is x is equals to 1 and y is equals to 0 तो y is equals to 0 ये रहा and y is equals to x square। now y is equals to x square means a parabola, एक y के लिए दो x की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट साइन के साथ, यानी कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरह से, लाइक दैट, इट्स अ अपवर्ड पैराबोला एंड नाउ x is equals to 1 है यहाँ पर और इस कर्व में यानी कि ये जो y is equals to x square है, अगर इसमें हम x की जगह 1 लिखेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 1 एंड नाउ ध्यान दीजिएगा क्योंकि x की लिमिट कांस्टेंट है इसलिए डेफिनेटली जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहा होगा उसमें x की लिमिट ली होंगी x एक्सिस पे यानी 0 to 1 ये, एंड y की लिमिट पे के लिए हमें एक पैरेलल स्ट्रिप बनाना है जो कि शुरू होगी कहां से 0 से और खत्म कहां पर होगी x स्क्वायर पे। तो जो वो स्ट्रिप रही होगी वो स्ट्रिप कुछ इस तरह से रही होगी, लाइक दैट। ठीक, तो यहां पर इस स्ट्रिप के बॉटम पर x y की वैल्यू 0 और यहां जहां पर ये स्ट्रिप ने इस पैराबोला को टच किया वहां पर y की वैल्यू कितनी y is equals to x स्क्वायर, तो y की अपर लिमिट हुई x स्क्वायर, यानी कि xy प्लेन में जिस रीजन पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट रीजन इज दिस, ओके। और इस रीजन पर z एक्सिस ऐसा होगा और ये जो e to the power y upon x है ये यहां कहीं पर इसके ऊपर कहीं सरफेस रही होगी और उस सरफेस के नीचे और इस रीजन r के ऊपर जो एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो वॉल्यूम है 1/2 यूनिट क्यूब। तो स्टूडेंट ये रहे दो इंटीग्रेशन जिसमें हम लोगों ने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया और दोनों की मदद से जो रीजन थे उनको भी प्लॉट करके देखा। अब एक्चुअल में होगा ये स्टूडेंट कि अब हम लोगों को इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करना है, अब हम लोगों को वो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जिसमें यहाँ पर लिमिट्स नहीं होंगी बल्कि r यानी कि रीजन होगा
और उस रीजन के लिए हिंट होगा। मतलब कैसा हिंट, कि वो आपको बता देगा कि भाई आपका जो रीजन है वो इन कर्व से बाउंडेड है। तो हम पहले उसको प्लॉट करेंगे, उसमें एक्स का वेरिएशन देखेंगे, वाई के लिए स्ट्रिप बनाएंगे और लिमिट्स निकालेंगे। तो आइए जरा कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस में केवल लिमिट निकाल के दिखाऊंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे, राइट। आइए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट नंबर 1, evaluate double integration over d x square y square dx dy where d is the reason bounded by x is equals to 0, y is equals to 0 and x square plus y square is equals to 1. X is greater than equal 0, y is greater than equal 0. Look, हमें एक डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है डी सरफेस पे, यानी डी रीजन पे, है ना, where d is the region bounded by, और ये जो d रीजन है ये बाउंडेड है किन किन से, x is equals to 0 से, y is equals to 0 से and x square plus y square is equals to 1 से, ठीक है ना। और x is greater than equal 0, y is greater than equal 0, तो हम इस d रीजन को इजीली देख पाएंगे अगर हमें इन सब की समझ हो। आई रिपीट, इन सब को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और उन सब उसके लिए इन सब की समझ होना जरूरी है। मतलब कि x is equals to 0 क्या होता है, y is equals to 0 क्या होता है, x square plus y square is equals to 1 किसकी इक्वेशन होती है, x is greater than equal 0 के मतलब क्या है, y is greater than equal 0 के मतलब क्या है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक। अगर ना हो तो क्लियर कीजिए, बिकॉज ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसा पोर्शन है जिसमें ज्योमेट्री अच्छी होना जरूरी है। अगर नहीं है ज्योमेट्री अच्छी तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में जिन जिन चीजों की जरूरत है आप उन्हें क्लियर करिए। जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ आ गया। तो ये तरीका है समझने का, सीखने का और कुछ नया करने का। क्लियर। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोगों को जो डी दिया हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले तो हम लोग उसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। गिवन डी इज बाउंडेड बाय x is equals to 0, y is equals to 0, again and x square plus y square is equals to 1, x is greater than equal 0, y is greater than equal 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर xy प्लेन में हम देखें इसे कि बेसिकली ये xy प्लेन में है क्या, तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। तो हम इसको अगर प्लॉट करेंगे तो वो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, कुछ इस तरह से। ठीक है ना। एंड क्योंकि रेडियस 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 नॉट 0 1, इट्स अ -1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 -1। Suppose that this point is O, this point is A, this point is B and this point is C and this point is D and this is our x-axis and this is our y-axis. Now इस सर्कल को प्लॉट करने के बाद स्टूडेंट आप लोग ये जानते हैं कि x is equals to 0 का मतलब होता है y-axis, क्योंकि y-axis पे ही x की वैल्यू 0 होती है। y is equals to 0 का मतलब होता है बच्चों x-axis, क्योंकि x-axis पे y की वैल्यू 0 होती है। और ये सर्कल हम लोग प्लॉट कर चुके हैं और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ ये एक्स एक्स, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस और ये सर्कल। तो हमें अभी इन तीन चीजों की मदद से ये पता नहीं चल रहा है कि हमें जिस रीजन पे इंटीग्रेशन करना है वो कौन है। ये है, ये है, ये है, ये है, या पूरा का पूरा है। बिकॉज x इज इक्वल्स टू 0 ये पूरा होता है, y इज इक्वल्स टू 0 ये पूरा होता है, ठीक है ना, एंड सर्कल भी पूरा है। तो हमें उसमें वो जो लास्ट में कंडीशन दी हुई है बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो जहां पर x 0 से बड़ा हो तो x 0 से बड़ा कौन सा होता है, ये पोर्शन ऊपर वाला केवल। तो मतलब ये जो दो पार्ट हैं ये हमारे काम के हैं, किसके लिए, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और जब y ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कि y, सॉरी मैं कुछ गलत कर गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी कि इस तरफ वाले दोनों पोर्शन, और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब ऊपर वाले दो पोर्शन। और जब ये दोनों कंडीशंस को एक साथ लगा देते हैं तो इन दोनों से मिलकर एक कॉमन जो रीजन आता है, दैट कॉमन रीजन इज दिस OAB, राइट, OAB। तो एक्चुअली में बेसिकली ये जो रीजन है दैट इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये हमारा D है जिसके ऊपर की हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो यूजिंग above condition, using above conditions, we have D such that OAB, we have D such that OAB। नाउ स्टूडेंट अब आती हैं लिमिट्स ऑफ x एंड y की बारी, ठीक है ना, लिमिट्स ऑफ x एंड y। तो लिमिट्स ऑफ x एंड y क्या होंगी स्टूडेंट, तो लिमिट्स ऑफ x एंड y होंगी कुछ इस तरह से। ये जो रीजन है OAB, इस रीजन में देखिए कि x की लिमिट कहां से कहां तक है, यानी कि x की लिमिट हम x एक्सिस पे लेंगे तो x की लिमिट आएगी 0 से लेके 1 तक। आई रिपीट, देखो जरा x कहां से कहां तक फैला है, 0 से 1, तो x की लिमिट्स आई x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। कहां पर आपने निकाली है, ये ऑन दी x एक्सिस, आपने ये लिमिट्स निकाली ऑन दी x एक्सिस, और y की लिमिट के लिए आप y एक्सिस पे मत जाइएगा वरना रेक्टेंगल बन जाएगा D। y की लिमिट के लिए आपको y के पैरेलल एक स्ट्रिप बनानी है और उस स्ट्रिप के बॉटम और टॉप पर देखनी है y की वैल्यू। तो स्ट्रिप के बॉटम पर तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 0, और जाती कहां, ये देखो यहाँ पर ये टॉप है स्ट्रिप का और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू इस सर्कल की इक्वेशन से निकलेगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि y की वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों में आनी चाहिए, तो आपने प्लस में क्यों ली, वो इसलिए लिया क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ये देखो y पॉजिटिव होता है, तो दैट्स व्हाई दिस द लिमिट इज पॉजिटिव। तो y की लिमिट आई बच्चों, अपर लिमिट y is equals to square root of 1 minus x square। और ये लिमिट्स हमने कहां पर निकाली, on the strip parallel to y axis, करेक्ट। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने x और y के लिए लिमिट्स निकाली। जब ये x और y की लिमिट्स हमारे पास आ जाती हैं स्टूडेंट, तो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, therefore डबल इंटीग्रेशन d x square y square dx dy is equals to what, is equals to integration x is equals to 0 to 1 and y is equals to, ये x is equals to 0 to 1, y is equals to 0 to 1 minus x square y square dx dy। और अब आप लिमिट्स को देखकर ये आराम से पता लगा सकते हैं कि इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा। नो डाउट, क्योंकि y की लिमिट्स x के टर्म्स में है, इसलिए किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, या एग्जैक्टली y के रिस्पेक्ट में। और आप ऐसे भी अपने ध्यान में रख सकते हैं कि रीजन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के लिए हम पैरेलल स्ट्रिप बनाते हैं, यानी जिस एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप बनाते हैं,
उस वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग जो लिमिट्स होती हैं उसके जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग पैरेलल स्ट्रिप बनाते हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होता है। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग अब इसे इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि इंटीग्रेशन हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये y स्क्वायर को अंदर रहने देते हैं और बाहर कर देते हैं किसे, एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट व्हाट, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा इट्स अ y क्यूब बाय 3, it's a y cube by 3 and limit 0 to square root of 1 minus x square dx। और जब यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट 1 by 3 को कांस्टेंट है, 1 by 3 को बाहर कर दीजिए, it's 0 to 1 and it's what, it's x square। और जब y की जगह ये 1 minus x square रखेंगे तो 1 by 2 पहले से ही है और ये 3, it become 1 minus, it's a 1 minus x square raised to the power 3 by 2 dx। ठीक, तो ये हमने कुछ इस तरह से काम किया एंड नाउ स्टूडेंट अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और जरा ध्यान दीजिएगा कि अब इस इंटीग्रेशन में ये जो पावर है इसके कारण हम इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि हम इजिली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा बीटा एंड गामा फंक्शन में जाना पड़ेगा, बिकॉज बीटा और गामा फंक्शन में हमारे पास वो रास्ता है जिसकी मदद से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसे करने के यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, मैं उनमें से एक तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट आपको यहाँ पर कि पहले तो हम इस इंटीग्रल को ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या, पुट x is equals to sin square, put x is equals to sin theta। तो जब x is equals to sin theta हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, put x is equals to sin theta। This implies that what, this implies dx is equals to cos theta d theta। and लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स होंगी when x is equals to 0, this implies theta is equals to 0, and when x is equals to 1, this implies theta is equals to, थीटा की किस वैल्यू के लिए sin थीटा 1 होता है, तो इट्स पाई बाय 2। तो हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी वो लिमिट्स आएंगी 0 to पाई बाय 2। so therefore that integration, double integration over dx square y square dx dy is equals to what, it is equals to 1 by 3 को यही रहना दो, 0 to pi by 2 लगा दो, x square का मतलब है sin square theta and 1 minus sin square theta। ठीक है ना, 1 minus sin square theta। और dx की जगह हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, dx की जगह हम लोग लिखेंगे cos theta d theta। ठीक है ना, cos theta d theta and this is 1 minus sin square theta is cos square theta। और मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ और इस पूरे की पावर भी थी कितनी, 3 by 2। तो ये हो जाएगा 1 minus sin square theta means cos square theta और cos square की पावर 3 by 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये पावर कितनी रह जाएगी, 3। ठीक, तो इट बिकम 0 to pi by 2 sin square theta cos square theta raised to the power 3 by 2 cos theta और ये d theta। अब चलिए आइए जरा इसको आगे सॉल्व करें और इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ यहाँ पर ये मिटाना होगा, तो इसे मिटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 by 3 0 to pi by 2, it's a sin square theta and cos, ये 2 से 2 कैंसिल, cos क्यूब और ये cos, तो it's a cos 4 theta d theta, right। तो इसे मान लीजिए स्टूडेंट 1। अब इसे ध्यान से देखिएगा, हाँ, और अब बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशन में जाइएगा, है।
आप लोगों ने वहां पर ये दो फॉर्मूले पढ़े थे क्या, एक कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है 2 0 to pi by 2 sin theta raised to the power 2m minus 1 cos theta raised to the power 2n minus 1 d theta, राइट? ये आपने पढ़ा था फॉर्मूला वहां पर। तो अब इसे देखिए और इसे देखिए, है ना, ये 2 है, ये 2 तो खैर अपन डिवाइड में लिए जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है इससे। केवल आप इसे देखिए, यहां से लेके यहां तक की इंटीग्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट दोनों की सेम है, साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब कि 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 किसका काम कर रहा है, 2 का, ठीक है ना। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू ये इस तरफ गया तो इट्स 3/2, और cos की पावर यहाँ 4 है, ये 2n माइनस 1 है, तो मतलब 2n माइनस 1 किसका काम कर रहा है, 4 का। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इज n इज इक्वल्स टू 5/2। तो इतने इंटीग्रेशन की फिर वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। अगर हमारे पास m इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, n इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया, इससे कंपेयर करके, तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जानी चाहिए, इसकी मदद से हम निकालें, इसको 2 को डिवाइड में ले आए, तो इट इज इक्वल्स टू 1/3, और इतने इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स 1/2 बीटा m की जगह कितना 3/2 और n की जगह कितना 5/2, राइट। तो मतलब बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से और इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई ये, ध्यान दीजिए 1/3 पहले से ही था इसलिए वो तो रहेगा ही रहेगा, और हमें केवल इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकलेगी, ये 2 हमें नहीं चाहिए था इसलिए डिवाइड में ले आए, तो दैट्स व्हाई 1/2 आया। और इस इंटीग्रल में और इसमें जब कंपैरिजन किया तो m का काम कर रहा था 3/2 और n का काम कर रहा था 5/2, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इस फार्मूले से ये हो जाएगी। अब फिर आपने वो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन भी पढ़ा है, तो वहां से 1/3 1/2 बीटा 3/2 5/2 का मतलब होता है इट्स अ गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन gamma 3/2 plus 5/2, and this is equals to 1/3 into 1/2, gamma 3/2 का मतलब होता है बच्चों 1/2 and रूट पाई, और गामा 5/2 का मतलब होता है 3/2 1/2 and रूट पाई, डिवाइड बाय 3/2 plus 5/2, it's what, it's a gamma 4 because ये 1.5 और ये 2.5 4, और गामा 4 की वैल्यू हम आगे निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक, 2 2 4 8, तो इट्स 1/8 रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, और गामा 4 की वैल्यू होती है 3 2 1, है ना, बिकॉज आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है n गामा n या फिर फैक्टोरियल n, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में ये 6 तो 8 छंग 48, तो इट्स पाई बाय 48, तो ये आपके पास फाइनली इस इंटीग्रल की वैल्यू आई। और हमने यहाँ पर कौन सा रिलेशन यूज किया है, हमने यहाँ पर बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, and that was a very important relation between beta and gamma function, उसे इस्तेमाल किया। तो हमारे पास फाइनली ये जो डबल इंटीग्रेशन था जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्या था वो डबल इंटीग्रेशन, ओके यस दिस वन, इस डबल इंटीग्रेशन की फाइनल जो वैल्यू आई है दैट इज द पाई बाय 48 यूनिट क्यूब स्टूडेंट, ठीक। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमें डी के लिए हिंट था, उस डी के लिए हिंट की मदद से हम लोगों ने उस रीजन डी को ग्राफ पर देखा, उस रीजन डी के लिए लिमिट्स फाइंड करी, लिमिट्स के बाद में ये डिसाइड किया कि पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एंड देन उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करते करते हम लोग एक जगह अटके, हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, वहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, और हमने एक ऐसा इंटीग्रेशन बनाया जिसका यूज हम लोग कर पाएंगे बीटा फंक्शन
की मदद से, यानी कि उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे इस बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से। तो इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया और इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर दिया बीटा फंक्शन। और अब बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस बीटा फंक्शन को इस तरह से कन्वर्ट किया और फाइनली वी गेट द आंसर पाई अपॉन 48। तो आई होप स्टूडेंट कि ये प्रोसीजर पूरा आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रीजन था उस रीजन में हमने x की लिमिट को x एक्सिस पे लिया, लेकिन अगर हम चाहते तो y की लिमिट को y एक्सिस पे ले सकते थे और स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर सकते थे बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से समझिएगा। यानी कि एक डबल इंटीग्रेशन को दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि दो तरीके से लिमिट निकाली जा सकती है। तो आप इस इंटीग्रेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आइए जरा देखते हैं कि अगर दूसरे तरीके से करते तो नई लिमिट्स क्या होती और फिर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले होता। आइए देखने इसी में। तो आइए स्टूडेंट जरा देखें कि अगर हम लिमिट्स को कुछ और तरीके से लेते तो यही इंटीग्रेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। आइए जरा देखें। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जिसके ऊपर की हमने इंटीग्रेशन किया, राइट। एंड फाइनली अगर हम y की लिमिट को, यानी कि लिमिट ऑफ y को हम लोग कहां पर लेते, y एक्सिस पे। तो y की लिमिट आती है बच्चों y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट ऑफ x आती हमारे पास में, तो उसके लिए हम पैरेलल स्ट्रिप बनाते हैं। किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। और जहां से ये स्ट्रिप शुरू हुई है वहां पर x की वैल्यू देखते, तो x इज इक्वल्स टू आता 0, और जहां पर ये स्ट्रिप फिनिश हुआ है वहां पर x की वैल्यू देखते, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आती है, इट्स √1 माइनस y स्क्वायर यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर होता है। ये हमने लिया ऑन दी y एक्सिस और ये हमने लिया ऑन दी स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो नाउ अब अगर स्ट्रिप हमने पैरेलल टू x एक्सिस लिया है स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन पहले x के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। और ये इंटीग्रेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया था ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन d x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू 0 टू 1, कांस्टेंट लिमिट पहले आती है, एंड x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1 माइनस y स्क्वायर dx x स्क्वायर y स्क्वायर dx एंड dy। ध्यान रहे यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस ऑर्डर से, अब फर्क पड़ता है लिमिट से, क्योंकि x की लिमिट y के टर्म्स में दी गई है, इसलिए अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में। और जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट होंगी, तो अब आप फिर उसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे, है ना। यानी कि आप इसे सॉल्व करते करते फिर वही आप उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आप y इज इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin थीटा, और फिर आगे उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे जैसे ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप इस प्रोसेस में भी आगे जब बढ़ेंगे तो आप एक स्थिति में यहां पर पहुंच जाएंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और फिर फाइनली उसे बीटा फंक्शन की मदद से इस इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आपके पास आ जाएगा π/48 फाइनल आंसर, ठीक है ना। यानी कि डबल इंटीग्रेशन को आप किसी भी ऑर्डर में करो, पहले x फिर y या फिर पहले y फिर x, यानी इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले हो और किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बाद में हो, जो डबल इंटीग्रेशन है उसका आंसर हमेशा सेम आता है। क्यों, क्योंकि रीजन फिक्स है, सरफेस या टू वेरिएबल फंक्शन फिक्स है, तो उनसे बाउंडेड वॉल्यूम भी फिक्स होगा। अब चाहे लिमिट्स आप कुछ भी लें तो आंसर रिमेन सेम इन बोथ केसेस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फाइनली वी हैव द आंसर π/48 ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार जरा वेरीफाई भी कर लें कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। इट्स अ 3/2, गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 √π, बिकॉज़ गामा हाफ की वैल्यू √π होती है।
तो इट्स 3/2, 1/2 एंड रूट पाई, ये रूट पाई बन जाएगा पाई एंड इट्स 2 2 2 2, ठीक है ना। तो ये 4 और 16, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पर 8 की जगह 16 होना चाहिए था बच्चों। तो ये 16 और उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स पाई अपॉन 96, ठीक है ना। 16 पंजे 80 और 16 छंग 96, तो पाई अपॉन 96 ये फाइनल आंसर है ना। वो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, तो प्लीज करेक्ट इट। So the final answer of that integral, that double integral is pi upon 96. अब आइए जरा आपको एक क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चंस और मैं ऐसे लेता हूं जिसमें मैं आपको केवल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करके बताऊंगा, सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1, evaluate double integration over r x y x plus y dx dy, okay, over the region R bounded by the curve y is equals to x square and y is equals to x, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। And the second question is evaluate double integration over r e to the power 2x plus 3y dx dy over the triangle bounded by x is equals to 0, y is equals to 0 and x plus y is equals to 1 स्टूडेंट। तो इन दो क्वेश्चंस के लिए हम लोग स्टूडेंट्स अब लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले उस रीजन को प्लॉट करेंगे, फिर लिमिट्स निकालेंगे कि हम कैसे लिमिट्स निकालेंगे x और y के लिए। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखें। तो स्टूडेंट आपको दिया हुआ है कि जो रीजन R है वो दो कर्व से बाउंडेड है, एक तो y is equals to x square और एक है y is equals to x। नाउ ये तो क्या है बच्चों, ये तो पैराबोला है ना, पैराबोला है, और ये है लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब जब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, ठीक, तो हमें देखो जरा क्या मिलता है। y is equals to x मतलब a line like that, this is the y is equals to x and y is equals to x square, तो ये y is equals to x square कैसा पैराबोला है, इट्स अ अपवर्ड पैराबोला है ना। तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो दैट इज लाइक दैट, this is what, this is y is equals to x। नाउ अब इन दोनों से बाउंडेड रीजन, यानी इन दोनों से जो बंधा हुआ हो, तो इन दोनों से बंधा हुआ तो ये है दिस वन, ठीक। तो दिस इज O A B and C। तो व्हाट इज आवर रीजन R, इट इज O A B C O। नाउ ये पॉइंट जो है जहां पर ये जो लाइन है y is equals to x, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पैराबोला को, तो यहां पर अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से y की या x की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे। तो हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे, किसे, y is equals to x square और y is equals to x, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे सॉल्विंग, तो इट्स वेरी इजी। हम यहां पर एक काम करते हैं, यहां से y की वैल्यू उठा के x यहां रख देते हैं, तो इट्स x is equals to x square, और इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, इट्स x minus x square is equals to 0 and this implies what, it is x 1 minus x is equals to 0। तो इसका मतलब हुआ कि x is equals to 0 and x is equals to 1। तो मतलब कि जो कर्व हैं वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक वो जहां पर x is equals to 0 होगा और एक वो जहां पर x is equals to 1 होगा। मतलब ये बात तो पक्की हुई कि यहाँ पर x is equals to कितना है, 1 है। अब अगर इस पॉइंट पर x is equals to 1 है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 1 है, उस x की वैल्यू को आप इन दोनों कर्व में से किसी में भी रख दें तो y भी कितना आ जाएगा, 1।
तो इट मीन दैट कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं बी के वो है 1 1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों निकाला, बिकॉज जो ये रीजन है R, इस रीजन R में x का जो एक्सपेंशन है वो यहां से लेके यहां तक है, मतलब x की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट से डिसाइड होगी, और x की लिमिट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक प्रोजेक्शन डालेंगे x एक्सिस पे इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे 1 0। ठीक, नाउ इस रीजन के लिए, इस रीजन R के लिए x कहां से कहां तक फैला हुआ है, 0 से लेके 1 तक, यानी कि x एक्सिस पे इस कर्व का एक्सपेंशन कितना है 0 to 1। तो x की लिमिट होंगी बच्चों, लिमिट ऑफ x जो होंगी इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, तो लिमिट ऑफ x होंगी, x लिमिट ऑफ x होंगी x is equals to 0 to x is equals to 1, एंड लिमिट ऑफ y क्या होंगी, लिमिट ऑफ y होंगी y is equals to, नाउ लुक y is equals to, ये देखो पहले तो स्ट्रिप बनाओ, ये पैरेलल टू दिस वन। अब ये स्ट्रिप शुरू कहां से हुई है, ये स्ट्रिप शुरू हुई है यहां से, ठीक, कर्व सॉरी यहां से शुरू नहीं, मतलब कर्व से शुरू हुई है, और कर्व पर y की वैल्यू क्या है, कर्व पर y की वैल्यू है x स्क्वायर, और खत्म कहां हुई है, इस लाइन पे जाकर, और इस लाइन पर y की वैल्यू क्या है x, यानी कि the limit of y is equals to x square to y is equals to x। ठीक, ये कहां पर y एक्सिस पे, और ये कहां पर पैरेलल स्ट्रिप पर। तो therefore ये जो इंटीग्रल है बच्चों, दैट इंटीग्रल, दैट डबल इंटीग्रेशन r is become xy x plus y dx dy is equals to बच्चों x की लिमिट 0 to 1 and y की लिमिट x square to x, xy x plus y dx dy। तो अब आप जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y की लिमिट x के टर्म्स में है, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आसानी से आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/56, ठीक है ना, 3/56। तो 3/56 इस आंसर को आप ले आएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ लिमिट निकालने का, और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसी इंटीग्रल में दूसरे तरीके से भी लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अब आप क्या करिए कि ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज करके आप स्ट्रिप को कुछ इस तरह से ले आइए, लाइक दैट। ठीक, तो अब इस कर्व के लिए, इस रीजन R के लिए अगर हम देखें कि ये y एक्सिस पे कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि अब अगर स्ट्रिप का डायरेक्शन आपने x एक्सिस के पैरेलल कर दिया है तो y की लिमिट के लिए आपको y एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस पे कहां तक फैला है, तो आप देखेंगे कि ये y एक्सिस पर भी कहां से कहां तक है, इट्स 0 to 1। तो ये y एक्सिस पे भी 0 से 1 तक फैला हुआ है ना, क्योंकि पॉइंट तो 1 1 है, तो यहां से प्रोजेक्शन लेंगे तो वो y एक्सिस पे 1 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगा। तो y की लिमिट भी क्या है, 0 to 1 है। तो y की लिमिट भी इसमें दूसरे तरीके से अगर ली जाए तो y की लिमिट आएंगी, मतलब इसी इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन y is equals to 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन x की लिमिट, यहां पर x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है यहां पर y, तो x की लोअर लिमिट आएगी x is equals to 1, और x की अपर लिमिट आएगी, तो यहां पर x की लिमिट क्या है, या x की वैल्यू क्या है, तो यहां से x की वैल्यू है √y, तो ये √y, xy x plus y dx dy। दूसरे तरीके से आप इस तरह से भी लिमिट ले सकते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि एक डबल इंटीग्रेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ दैट डबल इंटीग्रेशन। तो इसकी वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि लिमिट y के टर्म्स में है। तो पहले x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एंड देन आफ्टर
y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बट द आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल इज आल्सो इक्वल टू दैट, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसे समझेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है, उसके लिए क्योंकि ये जो रीजन है ये यहां तक ही है, जिस रीजन पे आपको इंटीग्रेशन करना था वो ये यहां तक फैला हुआ है, तो आप पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसके लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज आएंगी, उसकी मदद से y भी निकाल लेंगे। तो x की लिमिट के लिए आप देखेंगे कि ये कर्व x पर कहां से कहां तक फैला है और y के पैरेलल स्ट्रिप बना देंगे तो y की लिमिट आ जाएगी, वो रही। और दूसरा तरीका अपनाएंगे तो देखेंगे कि ये कर्व y एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है तो y की लिमिट्स आ जाएंगी, और पैरेलल स्ट्रिप टू x एक्सिस बना देंगे तो दूसरे तरीके से आपके पास x की लिमिट यानी x इज इक्वल्स टू y टू x इज इक्वल्स टू रूट y, ये x की नई लिमिट्स आ जाएंगी। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यू डिसाइड, ठीक है ना। डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जैसे चाहे सॉल्व करो। अब आइए जरा इस सेकंड वाले इंटीग्रेशन को और देख लें कि इसके लिए लिमिट्स कैसे निकालेंगे और दोनों तरीकों से क्या लिमिट्स निकलेंगी। आइए देखिए। तो स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें जिस रीजन के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है वो एक ट्राइंगल है और बाउंडेड है किससे, x is equals to 0, y is equals to 0 और लाइन x plus y is equals to 1। अगर हम इसे ग्राफ पर देखें, ठीक है ना, ये ग्राफ तो ये होता है बच्चों y is equals to 0 यानी x axis and this is the x is equals to 0 यानी कि y axis। नाउ x plus y एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस को काटेगी कहां पर, 1 0 पॉइंट पर, और y एक्सिस को भी कहां पर काटेगी, 0 1 पॉइंट, और दोनों ही पॉइंट्स को अगर मिला दें तो हम लोगों को वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि इस x प्लस y से क्या होगी, बनेगी, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक। दिस इज व्हाट, दिस इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जिस ट्राइंगल पर हमें इंटीग्रेशन करना है वो ट्राइंगल कुछ इस शेप में है, ठीक। अब आती है बारी लिमिट्स निकालने की कि हम लिमिट्स क्या निकालें इस रीजन R के लिए, ठीक है ना। तो लिमिट्स ये इट्स इसको आप कह सकते हैं मेथड 1, है ना, मतलब पहला तरीका है ये, है ना, लिमिट्स निकालने का। तो लिमिट्स ऑफ x, तो लिमिट्स ऑफ x निकालेंगे इन रीजन R, रीजन इस, ये रीजन R है एक्चुअल में, तो इस रीजन R में जब आप लिमिट्स निकालेंगे x और y के लिए तो वो लिमिट्स आएंगी, क्या आएंगी स्टूडेंट, दैट लिमिट्स ऑफ x are x is equals to 0 to x is equals to 1। कैसे निकालना, x की लिमिट के लिए हम गए और देखा कि हमारा x एक्सिस पे ये जो ट्राइंगल है कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो x is equals to 0 to x is equals to 1। नाउ y की लिमिट्स के लिए अगर x की लिमिट x एक्सिस पे ले लिए तो y की लिमिट के लिए फिर यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाइए पैरेलल टू y एक्सिस, और देखिए कि उस स्ट्रिप पर, जो स्ट्रिप जहां से शुरू हुई है वहां पर y की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे कि लिमिट्स ऑफ y ऑन दी पैरेलल स्ट्रिप निकाल रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ और y इज इक्वल्स टू कहां तक गया, यहां पर y की वैल्यू क्या है, तो यहां पर y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन से, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस x, तो y की जो अपर लिमिट होगी इट्स 1 माइनस x, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जब लिमिट्स हम ये लेते हैं तो दैट डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस R e to the power 2x plus 3y dx dy is equals to x is equals to 0 to 1 and y is equals to not 1, y is equals to 0 to 1 minus x e to the power 2x plus 3y dx dy। एंड अब आप इस इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा है कि पहले इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, तो आप इजीली इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। एंड मान लीजिए आप इस तरह से लिमिट नहीं लेना चाहते हैं, आप दूसरे तरीके से लिमिट लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं लिमिट, कैसे, मेथड 2, ओके, ऑन द रीजन R, ऑन द
रीजन आर, ठीक। लिमिट्स ऑफ y, तो लिमिट्स ऑफ y पहले ले लीजिए। तो लिमिट्स ऑफ y अगर आप y एक्सिस पे लेना चाहते हैं, ठीक है ना, पैरेलल स्ट्रिप पे नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप लिमिट्स ऑफ y लेंगे y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे देखिए कि ये ट्रायंगल कहां से कहां तक फैला है, तो भी आपको दिख रहा होगा कि y की लिमिट्स आएंगी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। ये हमने कहां लिया, ऑन दी y एक्सिस, ठीक है ना। एंड लिमिट्स ऑफ x क्या होंगी, लिमिट्स ऑफ x, तो लिमिट्स ऑफ x होंगी x इज इक्वल टू, यस, स्ट्रिप बनाना पड़ेगा पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ ये स्ट्रिप कहां से शुरू हुई है, इस लाइन से शुरू हुई है, और इस लाइन पे यानी कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, और खत्म कहां पर हुई है, यहां पर, और यहां पर y की वैल्यू, नॉट y, x की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकालेंगे, तो यहां पर x इज इक्वल टू होगा 1 माइनस y। तो x की लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 माइनस y। So therefore this double integration r e to the power 2x plus 3y dx dy is equals to integration, what is the limit of y, तो y is equals to 0 to 1 and y is equals to not y, और x की लिमिट आएगी x is equals to 0 to 1 minus y e to the power 2x plus 3y dx dy, ठीक है ना। एंड नाउ जब आप इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो ये पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि x की लिमिट y के टर्म्स में है। यानी एक ही इंटीग्रेशन को आप इन दो तरीकों से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने ये जो रीजन दिया हुआ था उस रीजन के लिए लिमिट्स इस तरह से निकाली। आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करिए बुक की मदद से, और आप उनमें ये जरूर सीखें कि कैसे किसी भी रीजन आर के लिए लिमिट्स निकाली जाती हैं, ठीक है ना। आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे उतना ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई नई प्रॉब्लम करते हुए आपको परेशानी आती है तो आप जरूर हमें हाइप पे मैसेज करके या मेल के थ्रू भी अपनी डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है ना, हमें उनका इंतजार रहेगा। ओके, मेरे दिमाग में भी एक और नई चीज आ गई है स्टूडेंट, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि जिस रीजन पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो रीजन थोड़ा सा अलग हो, ठीक है ना, वो रीजन थोड़ा सा अलग हो इन द सेंस कि वो रीजन देखो ऐसा भी हो सकता है, कैसा, कि सपोज दैट कि जो रीजन है जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो ऐसा बन जाए, है ना, लाइक दैट। And suppose that this is A, this is O, A, B, C। तो स्टूडेंट मान लो कि जिस रीजन के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो रीजन ऐसा है कुछ लाइक दैट। तो होगा ये स्टूडेंट कि जब आप इसमें इस तरह से लिमिट लोगे कि x की लिमिट को x एक्सिस पे ले लिया, y की लिमिट को y एक्सिस पे ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, y की लिमिट्स भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहेंगे यानी कि कुछ इस तरह से कि आप एक y की लिमिट को ले लें y एक्सिस पे और x की लिमिट को पैरेलल स्ट्रिप बना के लें, तो यहां पर परेशानी होगी। वो इसलिए, जरा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहां पर अगर स्ट्रिप बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस तो देखो यहां पर तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 होता है, और यहां पर जो भी इसकी वैल्यू होगी, सपोज दैट x इज इक्वल टू a है तो x इज इक्वल टू a। लेकिन इस ऊपर वाले पोर्शन में जो स्ट्रिप बनेगी पैरेलल टू y x एक्सिस उस पर x का बिहेव अलग होगा, यानी यहां पर x इज इक्वल टू 0 टू यहां पर जो भी इस लाइन की इक्वेशन होगी उस लाइन से अपर लिमिट डिसाइड होंगी x की, यानी एक ही रीजन में x की लिमिट का अलग अलग बिहेवियर है। तो इस कंडीशन में ये जो भी डबल इंटीग्रेशन होगा जो कि r पे हो रहा होगा वो इंटीग्रेशन, सपोज दिस इज फंक्शन ऑफ xy dx dy, तो अगर आप दूसरे तरीके से लिमिट लेंगे यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप बना के लिमिट लेना चाहेंगे तो आपको इस रीजन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। कहां से ब्रेक करेंगे, आप उसे उस जगह से ब्रेक करेंगे जहां से x की लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि देखो इस लाइन के ऊपर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें x की लिमिट अलग होंगी और इस लाइन के नीचे x की लिमिट अलग होंगी।
तो ये जो पॉइंट है बी, इस पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के दोनों रीजन, इस पूरे रीजन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। इसे बना देंगे R2 और इसे बना देंगे R1। ऑन दैट इंटीग्रेशन ओवर द R become like that, R1 function of xy dx dy and plus double integration over R2 fxy dx dy। तो इस तरह से बच्चों इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यानी इस रीजन पर अगर स्ट्रिप पैरेलल टू y x एक्सिस ली जाती है तो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप लेने पर हमें एक यूनिफॉर्म लिमिट नहीं मिल रही है, हमें उसी रीजन में दो अलग अलग लिमिट मिल रही थी x की। तो दैट्स व्हाई जब आप इसे तोड़ देंगे दो पार्ट्स में तो फिर अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इस रीजन R1 में x की लिमिट इस स्ट्रिप पे और y की लिमिट यहां से लेके यहां तक हो जाएगी, है ना, जो भी यहां पर y की वैल्यू होगी व्हाटएवर, और फिर इस ऊपर वाले रीजन में y की लिमिट यहां से यहां तक और x की लिमिट इस स्ट्रिप तक। ठीक, जबकि इसके उल्टा अगर करते यानी कि y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना के करते तो दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम लोगों को सीखना है दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं बच्चों जिसमें आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और मे बी पॉसिबल डबल इंटीग्रेशन में ना पड़े, लेकिन जो आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तो मे बी पॉसिबल वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़े। तो आई होप स्टूडेंट के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और अब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें आपके फीडबैक्स का वेट रहेगा और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।